इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृतिंकर दिवाकर को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस दिवाकर के नाम की सिफारिश की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रोन्नत किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने फरवरी में की थी। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कोलेजियम ने पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस चंद्रन के नाम की सिफारिश की थी, बाद में उन्हें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, इसमें है गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना भी यूएपीए के तहत अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला। इसको देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह फैसला देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अपराध है। कोर्ट ने 2011 के अपने फैसलों को पलटते हुए निर्णय दिया। जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस सीपी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को यूएपीए की धारा 10AI की वैधता को कायम रखते हुए आपराधिकता को बहाल किया। पीठ ने कहा, यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए और 19(2) व केंद्र व असम सरकार की याचिका मंजूर इसमें यह है तो पुनः देखते हैं। पीठ ने कहा, यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए और 19(2) व यूएपीए के उद्देश्यों के अनुरूप है। शीर्ष अदालत ने पाया कि जब यह फैसला सुनाया गया था तब सरकार को अपनी दलीलें रखने का अवसर नहीं दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 19 है उसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। यानी अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। इसमें फर्स्ट है वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ की स्वतंत्रता, चौथा इसमें संचरण की स्वतंत्रता और पांचवा है निवास की स्वतंत्रता और छठवां वृत्ति की स्वतंत्रता। अर्थात कहने का आशा यही हुआ कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसको अभी हमने वर्णन किया। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि 6 आपके अधिकारों की गारंटी अनुच्छेद 19 तक दिया जाता है, उसमें पहला वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत कुल 10 अधिकार दिए गए हैं। तो यही 10 अधिकार जो आपके हैं उसमें 19 फर्स्ट ए और 19(2) के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहने का आशय हुआ कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को जो 6 अधिकारों की गारंटी देता है वो क्रमशः इस प्रकार से इसको पुनः देख सकते हैं। पहला था वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है, तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है और चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र अबाध संचरण का अधिकार देता है, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास का अधिकार देता है और छठवां जो है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार या गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 19 है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसमें यह नहीं था। इसमें आगे देखते हैं, केंद्र और असम सरकार की याचिका मंजूर। इसमें अदालत ने केंद्र और असम सरकार के 2011 के फैसले की समीक्षा करने के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने यह भी कहा कि इसके विपरीत विचार करने वाले हाईकोर्ट के सभी फैसलों को खारिज किया जाता है। पुनः इसमें है, यह था मामला को देखते हैं। इसमें वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरूप भुइया और इंद्र दास की याचिका पर कहा था कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना तब तक अपराध नहीं जब तक व्यक्ति खुद अपराध में लिप्त न हो। दोनों पर प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के सदस्य होने का आरोप था। सदस्य बने रहे तो दंड के भागी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी उसका सदस्य बना रहता है तो वह दंड का भागी होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें जो दिया है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों की याचिका पर होगी सुप्रीम सुनवाई। इसमें है, याचिकाकर्ताओं ने कहा 95% मामले विपक्षी नेताओं के ही खिलाफ हैं। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की मनमाने इस्तेमाल के आरोप वाली कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों की याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, झामुमो, जदयू, माकपा, भाकपा, सपा और जेएंडके एनसी शामिल हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने विपक्षी दलों की वकील अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों को सुनने के बाद मामले को 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई और ईडी के 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। मैं आपसे भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहा हूं। जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई, सीबीआई और ईडी के मामले बढ़ गए। दोष सिद्धि की दर में 4 से 5% का इजाफा हुआ है। हम गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद जमानत पर दिशा निर्देश मांग रहे हैं। याचिका के अनुसार ये पार्टियां पिछले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों के 45.19% और 2019 के आम चुनाव में डाले गए वोटों के 42.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है। याचिका में तर्क दिया गया कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को चुनिंदा और लक्षित तरीके से तेजी से तैनात किया जा रहा है ताकि राजनीतिक असंतोष को पूरी तरह से कुचला जा सके। अगली महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो इसमें मामला 1 है, मामले बढ़े लेकिन दोषी सिर्फ 23 को ठहराया गया और दूसरा है मामला 2 बिल्किस बानो मामला, दोषियों की रिहाई के खिलाफ नई पीठ में 27 को सुनवाई और कोरोना में पैरोल पर रिहा कैदी 15 दिनों के भीतर करे आत्मसमर्पण। ये मामला 4 है। मामला 5 जो है
औरंगाबाद का नाम बदलने पर सुनवाई से इनकार, इसको देखते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट विचार कर रहा है। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मोहम्मद मुश्ताक अहमद की याचिका विचार करने से इनकार कर दिया। यानी इसमें जो पीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो औरंगाबाद शहर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर औरंगाबाद शहर है, उसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये पीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए समीक्षा करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की। इसको देखते हैं विस्तार से। तो इसमें है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में इसका ऐलान किया। सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि समिति पेंशन के मुद्दे विचार करेगी और सरकारी खजाने पर ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाला दृष्टिकोण विकसित करेगी। केंद्र का यह फैसला कई गैर भाजपा शासित राज्यों की महंगाई भत्ता डी आधारित पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के निर्णय के बीच आया है। कई राज्यों ने कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। इसमें ओपीएस की बहाली नहीं, केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में कहा था कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली प्रस्ताव विचार नहीं किया जा रहा है। ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ। ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% बतौर मासिक पेंशन मिलता है। डीए में वृद्धि के साथ राशि बढ़ती रहती है। सरकार की राय कि राजकोष के लिए ओपीएस टिकाऊ नहीं, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है। एनपीएस और अटल पेंशन के प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी एयूएम इस 4 मार्च तक 8.81 लाख करोड़ रुपए थी। जनवरी 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर नियुक्त सभी कर्मियों पर एनपीएस लागू है। अटल पेंशन योजना, इसको देखते हैं। अटल पेंशन योजना जो 1 जून 2015 से शुरू की गई, यानी अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आवश्यक प्रोत्साहन दिया। पेंशन बाजार को विनियमित और विकसित करने के लिए सरकार ने 2003 में पीएफआरडीए बनाया। इन राज्यों को संचित कोष वापस करने की मांग। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया। साथ में एनपीएस के तहत संचित कोष की वापसी का अनुरोध भी किया। अगली महत्वपूर्ण खबर है, यूपी के 4 लाख कर्मियों में जगी आस। लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष। 1 अप्रैल 2005 से सूबे में लागू है, यानी उत्तर प्रदेश में लागू है एनपीएस। नई पेंशन योजना पर केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित करने के फैसले से यूपी के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों में भी आस जगी है। वे लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम या एनपीएस में फिक्स रिटर्न गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वर्ष 2013 और 2018 में हड़ताल भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से न्यू पेंशन स्कीम लागू है। यहाँ के कर्मचारी संगठन अपने लिए पुरानी पेंशन स्कीम को ही ज्यादा मुफीद मानते हैं। पहले न्यू पेंशन स्कीम में सरकार और कर्मियों का शेयर 10-10% था। बाद केंद्र ने अपना शेयर बढ़ाकर 14% कर दिया। 2018 में पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मुद्दों को लेकर 2 दिन की हड़ताल हुई तो शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। इस कमेटी के संश्लिष्ट सरकार ने एनपीएस में अपना शेयर बढ़ाकर 14% कर दिया। साथ ही सरकार ने अपने हिस्से का समस्त पुराना बकाया अदा करने का निर्णय भी लिया। केंद्र सरकार के अलावा देश में सिर्फ यूपी ऐसा राज्य जहां सरकार को शेयर बढ़ाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को झटका, आयकर दाताओं को राहत। वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, 64 संशोधनों के साथ बजट बिना चर्चा के पारित। इसको देखते हैं, इसमें क्या है। लोकसभा में सरकार की ओर से पेश 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई। अगले वित्त वर्ष के कर प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हुआ। अब 1 अप्रैल से नए कर प्रावधानों के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक में डेट म्यूचुअल फंडों को दीर्घ अवधि कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया गया, लेकिन यह तब लागू होगा जब म्यूचुअल फंड कंपनियां डेट की कुल संपत्ति का 65% से कम हिस्सा इक्विटी में निवेश करेंगे। इसके बाद निवेशकों को स्लैब के अनुरूप कर देना पड़ेगा। इसमें 7 लाख से ऊपर आय पर ऐसे रहा। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि 7 लाख तक की आय कर मुक्त होगी, मगर 7 लाख 1 रुपये होते ही 25,000 रुपये कर देना होगा। अब आयकर की राशि 7 लाख से अधिक जितनी भी आय है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यूं समझिए 25,000 रुपये की राशि टैक्स के रूप में वसूलने के लिए करदाता की आय 7,25,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। अब 7,27,000 रुपये पर 25,000 से अधिक टैक्स देना होगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का रास्ता साफ। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के विवादों के निपटान के लिए अपीली न्यायाधिकरण बनाने का रास्ता साफ हो गया। हर राज्य में इसकी पीठ होगी, प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी। यह नोटेड पॉइंट है। अगला अहम संशोधन, एसटीटी एफ एंड ओ से कमाई पर 25% तक का यानी 25% तक अब बढ़ा टैक्स। क्रेडिट कार्ड, इसमें विदेश यात्रा के लिए भुगतान पर अब कर यानी विदेश यात्रा के लिए भुगतान पर अब कर देना होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। नरेंद्र मोदी होंगे एक नेता। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिशासी अधिकारी ने की घोषणा, टीबी से लड़ाई में भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। इसमें देखते हैं क्या दिया है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य की तरह ही विश्व को टीबी से लड़ाई में एक नेता की जरूरत है। भारत ने जिस तरह से दुनिया को टीबी का नया मॉडल दिया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में विश्व का नेतृत्व करें। इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। यह निवेदन विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लूस्का डीटीयू ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के मंच से किया। प्रधानमंत्री को उन्होंने नोटेड पॉइंट है, प्रधानमंत्री को उन्होंने सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले वैश्विक सम्मेलन के लिए आमंत्रण भी दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से मुस्कुराते हुए आमंत्रण को स्वीकार किया तो पूरा हाल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 40 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही काशी की जनता ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया। डॉक्टर लुश्का ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति सराहना करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के रास्ते पर चलते हुए वन मोरल की तरफ बढ़ रही है। करोड़ों की संख्या में लोग विश्व में टीबी से जूझ रहे हैं। G20 का यह स्लोगन और भारत का वसुधैव कुटुंबकम की पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। यह नोटेड पॉइंट है कि भारत जो है, भारत से जो टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, भारत द्वारा रखा गया 2025 तक के लिए रखा गया है। वहीं विश्व के दूसरे देशों में टीबी मुक्त या दुनिया जो है टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है 2030 के लिए रखा था। भारत दुनिया से 5 साल पहले टीबी मुक्त करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। दुनिया के 5 साल पहले टीबी से जंग जीतकर भारत दुनिया के सामने नया मॉडल रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही यह लक्ष्य सफल होगा। 2020 में पूरी दुनिया के 73% मरीजों के बीच की जांच और इलाज भारत में हुआ, जो कि हर किसी के लिए नजीर है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। टीबी से लड़ने के लिए भारत ने दुनिया को दिया निश्चय मित्र का मॉडल। मोदी पीएम ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन में कहा, जन भागीदारी से हारेगा टीबी, जीतेगी दुनिया, यानी दुनिया जीतेगी। इसको देखते हैं विस्तार से। इसमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने नई सोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने टीबी से लड़ने के लिए दुनिया को टीबी मरीजों को गोद लेने का नया मॉडल निश्चय मित्र दिया है। इंपॉर्टेंट है, निश्चय मित्र जो है यह भारत ने दिया है। और यह किस लिए दिया है? दुनिया को टीबी मरीजों को गोद लेने का नया मॉडल यह निश्चय मित्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी दृष्टिकोण से। ऐसे प्रयासों की बदौलत देश में टीबी के मरीज कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को काशीवासियों को 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास योजना और रुपयों की सौगात दी। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, इस लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा नया मॉडल बनाने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। हम विश्वास से कह सकते हैं कि टीबी हारेगा और भारत व दुनिया जीतेगी। उन्होंने टीबी मुक्त पंचायत अभियान, टीबी लघु टीबी निवारक उपचार और परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को आगे बढ़ाने की पहल की। हमने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प देशवासियों के विश्वास कर लिया है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, कृषि निर्यात का बड़ा केंद्र बन रहा है पूर्वी यूपी। पीएम मोदी ने कहा, बनारस के साथ पूरा पूर्वी यूपी कृषि और कृषि निर्यात का बड़ा केंद्र बन रहा है। बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी व मिर्ची, जौनपुर की मूली व खरबूजे विदेश तक पहुंच रहे हैं। यहाँ की फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। अगला नेक्स्ट है, 70% तक हुई ठीक, योगी ने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से गोद लिए गए 2.7 लाख टीबी मरीजों में से 70% ठीक हो चुके हैं। सरकार ने उन्हें पोषण सहायता के लिए डीबीटी के माध्यम से 422 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यानी जो अभी 24 मार्च यानी कल जो है 24 मार्च 2023 को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, उसकी जो थीम थी 2023 के लिए वह थी निवेश से टीबी को खत्म करना, यानी निवेश द्वारा टीबी को खत्म करना। ये थीम 24 मार्च 2023 यानी 2023 वर्ल्ड टीबी डे की थीम रखी गई थी। और यह जानकारी रही निश्चय मित्र योजना मॉडल के संबंध में, और इसको हमने विशेष रूप से देखा। 24 मार्च 2023 जो है यह योगी मंत्रिमंडल जो 2.0 है उसका 1 साल पूरा हो गया। इस दृष्टिकोण पर यूपी स्पेशल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें या करंट अफेयर्स को देखते हैं कि इसमें क्या करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो इसमें उल्लेखनीय काम और उम्मीदें, वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो लखनऊ में किया गया था उसके माध्यम से 33.50 लाख करोड़ का निवेश यूपी सरकार को मिला। इससे 94 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है यूपी स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यूपी के आगरा और लखनऊ, नोटेड पॉइंट है कि यूपी के आगरा और लखनऊ में G20 की बैठकें हो चुकी हैं। वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में होनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के दृष्टिकोण से। इससे प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे तथा संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सामने पेश करने का मौका मिला है। अगला है, प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम के 5T में पहला है टैलेंट, दूसरा है ट्रेडिशन, तीसरा है ट्रेड, चौथा टूरिज्म और पांचवा टेक्नोलॉजी पर अमल करते हुए नियोजित पहल। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पहल को रफ्तार। 65 मेडिकल कॉलेज संचालित, 22 निर्माणाधीन। अगला है, एक मंडल एक विश्वविद्यालय की पहल। और सेवित मंडल देवीपाटन में माँ पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में नए राज्य विश्वविद्यालय का ऐलान। कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के 10 मुख्य सेक्टर चिन्हित और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में ही पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी पहले से प्रणाली है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर अब तक यानी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में यह यानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है, जिसमें अभी लेटेस्ट में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में शुरू हुआ। और इससे पूर्व जो था 3 जिले और थे, उसमें 3 क्या बल्कि 4 जिले थे, कुल मिलाकर 7 जिले में हो गया, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध, कानपुर और वाराणसी पहले से 4 जिलों में पहले थी और 3 में लागू कर दी गई। कुल मिलाकर 7 जिलों में वर्तमान में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। फिलहाल सरकार बनने के बाद 2 होली व 1 दीपावली बीती, अब अगली दीपावली का इंतजार था, अभी तक यह लाभ नहीं दिया गया है। अपराधियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई जारी। सरकार कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार फोकस बनाए हुए है। अयोध्या के साथ, नोटेड पॉइंट है, अयोध्या के साथ वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम व नैमिषारण्य सहित धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास का काम तेजी से जारी। नवरात्र में दुर्गा सप्तमी और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ की शुरुआत।
नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वह गंगा एक्सप्रेसवे है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे स्वरूप में 2 नए प्रोजेक्ट का ऐलान। अगला है लखनऊ हरदोई के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ हरदोई के बीच 1000 एकड़ भूमि पर 1200 करोड़ की लागत से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। नेक्स्ट है निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा, बिजली माफ। सरकारी अस्पतालों में जो जांच संभव नहीं उसे प्राइवेट में कराने की कार्ड सुविधा। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन में A++ रैंक। और अगला है नेक्स्ट है राज्य खेल प्राधिकरण। राज्य खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला, जैसे राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा, वैसे उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया गया है। खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, 1 वर्ष में करीब 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। अगली खबर जो है वह मोटिवेशन संबंधित है या इंस्पायरेशन संबंधित है, इसको मोटिवेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। काम में जब तक मजा आए करो, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि काम में जब तक मजा आए करो, नहीं तो कुछ और करो। खुद को देहरादून का बच्चा मानने वाले फिल्मकार प्रहलाद कक्कड़ का पूरा जीवन न सिर्फ फकीरी की एक मिसाल है बल्कि कामयाबी का मंत्र भी है। अपनी तारीफ करने वालों से चिढ़ने वाले प्रहलाद इस उम्र में भी चुस्त और चौकस दिखते हैं। जन्मदिन के मौके पर उनसे खास बातें में जो इंस्पायरेशन या मोटिवेशन वो यही है कि काम में जब तक मजा आए करो, नहीं तो कुछ और करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है या मोटिवेशन या इंस्पायरेशन है कुछ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।